Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss about mass and weight. The mass and weight को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप ग्रुप में वैसे डिफ्रेंशिएट है और जो बोर्ड के हिसाब से अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इस टॉपिक को डिफ्रेंशिएट के ही तरीके से पूछा जाता है, डिफ्रेंशिएट ही बताया जाता है। अगर डिफ्रेंशिएट आ जाए तो जिस तरह मैं आपको पॉइंट्स के फॉर्म में बताऊंगा आप उसी फॉर्म में लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर डिफरेंशिएट की फॉर्म में ना आए, डिफाइन करने का कहा जाए तो इन्हीं पॉइंट्स को आप प्रॉपर डेफिनेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हैं या लिख सकते हैं ताकि आपको एक बाकायदा डेफिनेशन के तौर पर हो लगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम मास से। सबसे पहले व्हाट इज मास। हमारी डेली लाइफ के अंदर एक बहुत मिसकॉन्सेप्ट है। हम वो मिसकॉन्सेप्ट क्या है, हम अक्सर मास और वेट को एक ही चीज़ समझ रहे होते हैं। ठीक है, हालांकि मास और वेट जो है वो ये अलग अलग जो है टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, कोई एक क्वांटिटी नहीं है। हाँ, फिजिक्स से हटकर बात करें, हम डेली लाइफ में जैसे क्या मतलब कंसीडर कर होते हैं मास और वेट एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा साइंटिफिक टर्म में ऐसा नहीं होता। ये बहुत अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, कैसे, आइए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मास को समझाना चाहूँ, देखिए मास की मैं बात करूँ तो इसको इस तरह समझ लीजिए, एक रूम है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा इस रूम का मास क्या है, ठीक है, तो एक सपोजिशन के एग्जाम्पल में कि मास का मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। अगर मैं इस क्लासरूम का मास पूछना चाहूँ फॉर सपोज एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम इसकी चेयर्स को गिन लेंगे, भाई इसमें कितनी क्वांटिटी से कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, इसके अंदर कितने अमाउंट मौजूद है, उसको हम कह देंगे इसलिए ये इसका मास होगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ी सी मिलाकर एक रिजेंबल करने की कोशिश करी है। इसको ये मत समझना कि क्लासरूम का मास जो चेयर पर डिपेंड होगा, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे कि फॉर सपोज हम मार्कर की बात कर रहे हैं, भाई ये मार्कर किससे मिलकर बना है, डेफिनेटली किसी एटम से मिलकर बना है। उस एटम के क्वांटिटी को हमने गिन लेना है, तो कितने एटम्स हैं, कितना उसका जो है वो सिंपल क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, मैटर की जितनी क्वांटिटी किसी बॉडी में मौजूद होगी उतनी ही अमाउंट में उसको हम कहेंगे इसका मास है। ठीक है, तो मास इज जस्ट द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो सबसे पहले हम मास को डिफरेंशिएट करते हैं। क्वांटिटी of a matter present in the body। ठीक है, इस बॉडी के अंदर कितनी अमाउंट के अंदर क्वांटिटी मौजूद है, दैट इज नोन एज द मास। ठीक है, जैसे कि फॉर सपोज एक बॉटल कैरेट के हम एग्जाम्पल लेते हैं। उस बॉटल कैरेट के अंदर जो है वो हमारे पास लेट्स से 24 बॉटल्स हैं। ठीक है, तो 24 बॉटल्स के हमने काउंटिंग करी, भाई उसके अंदर कितनी बॉटल्स मौजूद हैं, तो बेसिकली उस क्रेट का मास हम कह सकते हैं कि इसमें 24 हो गया। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, बस सिर्फ पार्टिकल को काउंट करना है कि वो पार्टिकल कितने इसके अंदर मैटर की क्वांटिटी मौजूद है। ठीक है, अच्छा, वेट को अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें, व्हाट इज वेट। वेट बेटा इट इज जस्ट बेसिकली द फोर्स। वेट क्या है, फोर्स है। कौन सी फोर्स है, इट इज अ फोर्स बाय विच द मास कैन बी attracted by the earth towards its center।
ठीक है। वेट इज अ फोर्स बाय विच द मास कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। भाई उस कैरेट का जितना भी मास था, मगर उस मास को अर्थ अपने सेंटर की तरफ कितनी फोर्स से खींच रही है, जितनी अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींच रही है, उस अट्रैक्शन को, उस फोर्स को हम कहते हैं वेट। सो वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स और मास इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर। ठीक है, ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ये फोर्स है, वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है। इसके साथ साथ अगर मैं मास को मजीद डिफाइन करना चाहूं तो मास is a constant value, a constant term. It remains same at every point in the universe. देखिए अगर उसी कैरेट की एग्जांपल, उस कैरेट बॉक्स के अंदर 24 बॉटल्स थी, तो आपने यहाँ पर इस रूम में रख कर गिना 24। आपको स्पेसशिप में बिठाकर आपको मून पर भेज दिया जाए, वहां पर भी उसी काउंटिंग करोगे तो कितनी होगी, तब भी 24। आप किसी और प्लैनेट पर स्पेस में कहीं भी ले जाओ, काउंटिंग जब उसके बॉटल्स की करोगे, उसको हमने मास कह रहा है, उस मैटर की क्वांटिटी आपको काउंट करोगे तो क्वांटिटी तो वही रहेगी ना, या क्वांटिटी चेंज हो जाएगी? नहीं, एग्जैक्टली वही रहेगी जो पहले मौजूद थी, जो यहाँ पर मौजूद थी, वो चेंज नहीं होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि मास ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर तो वही है ना बेटा, मैटर तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो मास जो है वो हमेशा सेम रहता है। किसी भी जगह पर आप चले जाइए, किसी भी कंडीशन पर आप चले जाइए, हमेशा मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। जबकि फोर्स जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। फोर्स क्यों चेंज हुई? फोर्स इसलिए चेंज हो गई क्योंकि फोर्स या वेट जिसको हम कह रहे हैं वो डिपेंड कर रही है अट्रैक्शन पावर ऑफ अर्थ। किस पर डिपेंड कर रही है? अट्रैक्शन पावर ऑफ अर्थ, यानी कि ग्रेविटी पर डिपेंड कर रही है, जी पर डिपेंड कर रही है। और ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हमें मालूम है कि द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी कैन वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो जाती है। अर्थ की तो ग्रेविटी कांस्टेंट है, इसको हम 9.8 कहते हैं, ठीक है, बल्कि ये भी थोड़ी चेंज हो जाती है अगर आप जो है वो किसी बेसिक मतलब जो आप नीचे किसी समुद्री जगह पर फाइंड करें, ठीक है, सी लेवल पर फाइंड करें या किसी हाइट पर फाइंड करें, तो वेरी होती रहती है। और अगर स्पेस में चले जाए तो वहाँ जीरो, किसी और प्लेनेट पर चले जाए, किसी और स्टार वगैरह पर चले जाए, तो वहाँ पर क्या अकॉर्डिंगली ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। जब वैल्यू चेंज होती है तो इसका मतलब फिर वहां पर वेट में भी फर्क होगा। इट कैन वेरी प्लेस टू प्लेस इन द यूनिवर्स। ठीक है बेटा, यूनिवर्स के अंदर प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है और इट डिपेंड ऑन द ग्रेविटी। इसको आप क्या लीजिएगा, इट डिपेंड ऑन द ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेस। उस प्लेस की ग्रेविटी पर डिपेंड होगी, जबकि मास जो है वो डिपेंड नहीं होता। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी। ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं होता। कहीं भी चले जाइए, ग्रेविटी जीरो भी हो तब भी मास मौजूद होगा। हाँ, ग्रेविटी जीरो हो जाए तो वहां पर वेट नहीं होता। जैसे हम इसके कहते हैं स्पेस के अंदर वेट हमारा जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हुआ? क्योंकि वहां पर मास तो है, ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी नहीं है तो वहां से सारी चीजें आपकी उस मास, जितना ही मास हो आपका, ग्रेविटी अप्लाई नहीं हो रही तो इसका मतलब वहां पर अट्रैक्शन पावर नहीं है। जब अट्रैक्शन पावर नहीं है तो फिर आपका जो वेट है वो भी जीरो हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं।
फॉर्मूला। अच्छा, मास से पहले मैं आपको फॉर्मूला डिफाइन करूं इसको, वेट का फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाएगा तो मास का भी आप बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि इट इज अ फोर्स, यानी वेट इज अ फोर्स व्हिच अट्रैक्टेड या बाय व्हिच द मास इज अट्रैक्टेड। तो हमने कहा कि मास को अगर अट्रैक्ट कर रही है कौन, ग्रेविटी यानी कि अर्थ, इसको हमने कहा मास ऑफ अ बॉडी which is attracted by the gravity is known as the weight। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने फार्मूला बनाया। ये तो फार्मूला है किसका, वेट का। इसी फार्मूले को अगर मैं मास निकालना चाहूँ, इसी फार्मूले से मुझे मास निकालना है, ग्रेविटी मल्टीप्लाई करिए, नीचे जाएगी तो डिवाइड कर सकती, यहाँ पर जाएगा मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू w ओवर g। सिर्फ मैं ग्रेविटी को यहाँ नीचे लेके आया हूँ, तो इसी फॉर्मूले से मैं मास भी निकाल सकता हूँ। अगर मुझे किसी बॉडी का वेट मालूम है और वेट के साथ साथ मुझे जो है वो उस जगह का, उस एरिया की मुझे ग्रेविटी मालूम हो, तो मैं उसको डिवाइड करके मास भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से मास का एक और फार्मूला भी बनेगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं एक टॉपिक प्रीवियसली, इसको हमने कहा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने एक फार्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू ma। तो वहां से भी फार्मूला निकाल सकते हैं हम, उसको हमने निकाला फार्मूला F इक्वल टू ma, a मल्टीप्लाई करेगा नीचे जाकर डिवाइड करेगा, तो ये भी फार्मूला हमारा मास का बन सकता है। तो दो फार्मूले हमने मास के पढ़े। अच्छा, इन दोनों फार्मूले में अगर हम रिजेम्बलेंस देखें तो बहुत रिजेम्बलेंस है, तकरीबन एक ही फार्मूला है, दोनों फार्मूला एक ही फार्मूला है, कोई इसमें ज्यादा चेंजिंग नहीं है, बस वर्ड्स का हमें नजर आ रहा है कि थोड़ा सा चेंज लग रहा है। लेकिन देखिए कैसे, एक कैसे कह रहा हूं मैं, हमने पढ़ा था हम किसी ब्लॉक को जब कोई फोर्स लगा के एक्सेलरेट करवाते हैं तो उसके अंदर फोर्स लगा किसी ब्लॉक ऑफ मास पर, उसमें एक्सेलरेशन होती है। सपोज कीजिए मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है मास कैलकुलेट करने की, मैं क्या करूं, मुझे अप्लाइड फोर्स मुझे मालूम है कितनी फोर्स लगा रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उतनी फोर्स में लगाई और उस फोर्स की वजह से कितनी एक्सेलरेशन हो रही है, अगर मैं ये दो चीजें मालूम कर सकूं तो मास इस फार्मूले से मैं मास फाइंड कर सकता हूं विदाउट एनी डिवाइस, विदाउट एनी फिजिकल बैलेंस। ठीक है, तो मास भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर वेट में क्या कह रहा था, वेट अगर एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का वेट की डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन भी क्या होगी, वेट ऑफ द बॉडी इज डाउनवर्ड, और ग्रेविटी, डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी इज आल्सो डाउनवर्ड, दोनों डायरेक्शन डाउनवर्ड है। जब हॉरिजॉन्टल मोशन होता है तो वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन होती है और अप्लाइड फोर्स आपकी फोर्स कहलाती है। जब वर्टिकल मोशन होता है तो वहां पर जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी होती है। पढ़ चुके हो ना मोशन टा ग्रेविटी में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब हो जाती है, जब वर्टिकल मोशन हो। तो ये तो हमने किया, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल मोशन हुआ, ग्रेविटी एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी आ गई, एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी आ गई, और वेट भी फोर्स की नेचर है, वेट भी फोर्स है, ये तो हम पढ़ लें। तो दोनों फार्मूला तकरीबन सेम ही है, बस फर्क इतना है कि एक हॉरिजॉन्टल मोशन है और एक वर्टिकल मोशन। अंडरस्टूड? तो ये इसके फार्मूला हो गए। अच्छा, फार्मूले के बाद हम बात करते हैं यूनिट्स की। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स को हम अगर डिस्कस करें तो ऐसा यूनिट ऑफ मास, मास का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा किलोग्राम। ठीक है, ये हमने क्वांटिटीज में, फिजिकल क्वांटिटीज में पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 में बड़े डिस्कस किया हमने इसको। इसी तरीके से अगर हम बात करें यूनिट ऑफ या ऐसा यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वेट। भाई वेट क्या है, वेट इज अ फोर्स, फोर्स है, फोर्स है तो ऑब्वियसली वेट का यूनिट क्या हो जाएगा, वही यूनिट जो फोर्स का यूनिट है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये प्रीवियस टॉपिक में भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो यूनिट ऑफ फोर्स या वेट इज न्यूटन और यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। अंडरस्टूड? इसी तरीके से हमारे पास अगर इसकी नेचर की भी हम बात कर लें
नेचर क्या होगी? तो द नेचर ऑफ द मास इज, देखो इसमें कोई क्वांटिटी में मास के अंदर ये बताइए कि कोई डायरेक्शन होती है या नहीं होती? नहीं होती। तो डायरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेचर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? वेट की। वेट की नेचर क्या है भाई? वेट की नेचर क्या होगी? फोर्स है ना, और फोर्स क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब फोर्स की कोई डायरेक्शन होती है तभी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हॉरिजॉन्टली बात करूं तो हॉरिजॉन्टली फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन थी। डायरेक्शन अगर मैं कहूं कि भाई राइट साइड पर फोर्स लग रही थी तो कोई ना कोई डायरेक्शन है। यहाँ पर वेट को मैं फोर्स कह रहा हूं, इसका मतलब यहाँ भी वेट की कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पर वेट जरा फॉर्मूले में देख लेते हैं। वेट किससे मिलकर बन रहा है? मास और ग्रेविटी से। क्या मास की डायरेक्शन होती है? नहीं, अभी हमने पढ़ा मास की डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, मास की डायरेक्शन नहीं तो इसका मतलब ग्रेविटी की डायरेक्शन है, और ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है? वर्टिकल डाउनवर्ड। जब ग्रेविटी डायरेक्शन है तो वही डायरेक्शन वेट की भी होगी। तो आप क्या कहोगे? इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेट क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी के क्या होगा अगर है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, और वो डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये इनकी डायरेक्शन हो गई। यूनिट पढ़ लिया, फॉर्मूलाज पढ़े, हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया, डेफिनेशन को डिस्कस किया। तो जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि डिफरेंशिएट के फॉर्म में हमने लिखा, इसी तरीके से अगर ज़रूरी नहीं है डिफरेंशिएट की फॉर्म में आपसे पूछा जाए, हम उसको डायरेक्टली भी जो है वो टॉपिक बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन को मालूम किया जा रहा है। अंडरस्टूड? सो इसमें और भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। इनकी डिवाइसेस आप लिख सकते हैं कि इनको किस डिवाइस से मेजर किया जा सकता है, और इसके अलावा बहुत से पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। और 4-5 पॉइंट इसमें इनफ होते हैं। हमने इसमें 6-6 पॉइंट डिस्कस कर लिए, इतने पॉइंट इसमें इनफ होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। ठीक है, और जो प्रॉब्लम है हमारी इसी चैप्टर की लास्ट कुछ प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वो प्रॉब्लम क्या है हम यहीं पे कर लेते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4.1। ठीक है, 4.1 में कहा जा रहा है कि आपके पास एक ये इसको इस तरह पढ़ेंगे, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ऑफ मास 900 किलोग्राम। सो मास ऑफ द कार आपको दिया गया है 900 किलोग्राम, एंड अप्लाइड फोर्स ऑन द कार इज 2700 न्यूटन। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द कार। कार में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो आपने फाइंड करनी है। सो बड़ा सिंपल है, ये हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ चुके हैं। न्यूटन सेकंड लॉ की सिंपल सी फॉर्मूला लग रही है, एफ एम और ए, ये तीन टर्म हमने आपस में रिलेट करती हुई तो हमने सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ में ही डिस्कस करी है। तो ये इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी न्यूटन सेकंड लॉ की ही प्रॉब्लम है। तो हमने अगर देखें तो हमें फार्मूला याद है न्यूटन सेकंड लॉ का, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन F इज इक्वल टू एम ए। फाइंड क्या करना है आपने? एक्सेलरेशन। तो फाइंड जो करना था हम उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके साथ जो वैल्यूज अटैच होती हैं हम उसको इक्वल टू के अपोजिट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी F अपॉन m इज इक्वल टू a, और F की वैल्यू कितनी है? 2700
डिवाइडेड बाय मास कितना है 900, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 9 वन जा 9 और 9 थ्री जा 27. तो फाइनली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द कार इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी बुक में भी कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी गिवन है, कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी गिवन है जो कि बहुत सिंपल सी हैं. तो एक मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर पे करवा दी. इसके अलावा जो है आपके पास 4.2 है, 4.3 है, ये आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं, कोई इसमें कोई टिपिकल नहीं है. इंशाल्लाह आप ये अगर खुद करेंगे तो बहुत इजीली कर लेंगे. ठीक है, तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो नेक्स्ट इस लेक्चर के साथ हाजिर होंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.